औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आईकॉम पार्ट 1 इकनॉमिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्कोप और लॉज ऑफ इकनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। यह हमारे पहले टॉपिक का दूसरा लेक्चर है, जो नेचर ऑफ स्कोप से रिलेटेड है इकनॉमिक्स के। आउटलाइन के हवाले से आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स होगा, जिसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स होगा कि सब्जेक्ट में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर इकनॉमिक्स सोशल साइंस किस तरह इसको डिस्कस करेंगे। फिर इकनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है, इसको देखेंगे। फिर इकनॉमिक लॉज क्या होते हैं और किन मेथड से इकनॉमिक लॉज हम ड्राइव कर सकते हैं, जिसमें डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड को डिस्कस करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे इकनॉमिक्स की, जिसमें थ्योरेटिकल और अप्लाइड इकनॉमिक्स आ जाती है। स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकनॉमिक्स आता है। स्कोप आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ये उसी का ब्रॉडर एस्पेक्ट है। सब्जेक्ट मैटर बेसिकली ये होता है कि इस सब्जेक्ट के अंदर किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, किन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो जब हम रॉबिन्स डेफिनेशन के हवाले से इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर देखते हैं, क्योंकि रॉबिन्स की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है जो अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड मीन से रिलेटेड है, तो इसलिए रॉबिन डेफिनेशन के हवाले से सब्जेक्ट मैटर को देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें हमारा इकनॉमिक का सफ़र, इकनॉमिक का जर्नी अनलिमिटेड वांट से स्टार्ट होता है। फिर क्योंकि वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हमें इकनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब हम लैंड के हवाले से इन्वॉल्व होंगे तो हमें रेंट मिल जाएगा उसका। जब हम लेबर के हवाले से इन्वॉल्व होंगे, मजदूरी करेंगे, हमारे पास वेज आ जाएगी। अगर हम कैपिटल के हवाले से इन्वॉल्व होंगे, सरमाया देंगे, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। या ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इन्वॉल्व होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इस रिवार्ड पे फिर हम एक्विजिशन करते हैं गुड्स और सर्विसेज की। हम गुड्स खरीद लेते हैं और सर्विसेज का पे कर देते हैं। जैसे हम फूड आइटम खरीद लेंगे, जूते खरीद लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे। सर्विसेज में इसी तरह अगर बीमार हैं तो जाके डॉक्टर को चेकअप करा देंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे कर देंगे। यह एक्विजिशन होगी गुड्स और सर्विसेज की। इनकी वजह से हमें मिलती है सेटिस्फेक्शन। कैसे? जैसे हम फूड लेंगे, भूख लगी हुई थी, हमने खाना खा लिया, हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई। सर्दियाँ आ रही थी, गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी, जैकेट ले ली, स्वेटर ले ली, सेटिस्फेक्शन मिल गई। इसी तरह जब सर्विसेज के हवाले से देखें, बीमार थे, हमने चेकअप कराया डॉक्टर को, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बेटर फील नहीं कर रहे थे, अब अच्छा फील करने लग पड़े हैं, चेकअप कराने के बाद वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल गई। अब यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल गई है, ये तो मेरी वांट्स फुलफिल हो गया, अब मेरी अगली वांट्स आ जाएंगी, तो मेरा दोबारा से ये अनलिमिटेड वांट का एक सर्कल चल पड़ेगा, ये लूप दोबारा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे अगर कोई शख्स पैदल चल रहा है तो वो चाहेगा उसके पास बाइक या मोटर बाइक हो, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो चाहेगा उसके पास गाड़ी हो, गाड़ी वाला चाहेगा उसके पास अच्छी गाड़ी हो। जब किसी के पास अच्छी गाड़ी आ जाएगी वो चाहेगा कि अब मेरे पास चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर हो। तो इस तरह वांट्स अनलिमिटेड है। तो ये एक लूप जो है, ये जो सर्कल है, ये चलता रहता है। इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर इस तरह रिवॉल्व करता रहता है। इसी तरह एडम स्मिथ के अगर हम देखें तो वो भी नीड्स और वांट्स से स्टार्ट होता है। वहाँ से हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ करते हैं, आगे हमारे पास एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। वहाँ से फिर हम कंजम्पशन कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज की, उधर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, दोबारा अगली नीड्स और वांट्स का स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर हो गया जो हमने रॉबिन और एडम स्मिथ के हवाले से डिस्कस किया। अब इकोनॉमिक्स हमारे पास सोशल साइंस किस तरह, क्योंकि हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट लेवल को डिस्कस करते हैं, पूरी सोसाइटी का एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस करते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस करते हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी का। तो इस वजह से हमारे पास ये सोशल साइंस आ जाती है, क्योंकि हम सोसाइटी का डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट लेवल पे, यानी कि किसी एक बंदे को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सोसाइटी को पूरी डिस्कस करें कि पूरी सोसाइटी की डिमांड क्या है, सोसाइटी की सप्लाई क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सोशल साइंस आ गई। अब आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस है या आर्ट्स है। तो साइंस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि साइंस हमारी एक्सपेरिमेंट्स को डील करती है। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे। जैसे हमने कहा था सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स हमारे पास, यानी हम ये देखते हैं लोगों का बिहेवियर क्या होता है सप्लाई के हवाले से, डिमांड के हवाले से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो हमारे पास सोसाइटी का जब बिहेवियर आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे हम प्रूव कर रहे हैं, हमारे पास साइंस होगी है।
अब साइंस के दो एस्पेक्ट आ जाते हैं हमारे पास, एक होती है हमारे पास पॉजिटिव साइंस और दूसरी होती है हमारे पास नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस में हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल पोजीशन को, एक्चुअल सिचुएशन को, कि एक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है, व्हाट इज। जैसे हमने पढ़ा कि जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। महंगाई हुई, उसकी वजह से लोगों ने खरीदो फरोख्त कम कर दी, ये एक्चुअल एग्जिस्टिंग सिचुएशन हो गई। ये हमारे पास है व्हाट इज, कि हुआ क्या है। नॉर्मेटिव साइंस इस चीज़ को डील करती है कि क्या होना चाहिए था, व्हाट इट शुड बी, एक आइडियल सिचुएशन है। जैसे होना यह चाहिए था कि महंगाई भी होती और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम भी ना होती, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ये होना चाहिए था। इसको नॉर्मेटिव साइंस हमारी डील करती है। अब एक आर्ट्स क्या होती है? आर्ट्स बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपकी स्किल से डील कर रही है, आपकी क्रिएटिविटी से डील कर रही है, वो हमारे पास आर्ट्स होती है। जैसे हम पेंट के अंदर स्किल हमारी इन्वॉल्व होती है, लिटरेचर के अंदर, शायरी के अंदर हमारी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। वो जो हमारे जहन में होता है उसको हम पेपर पे प्रेजेंट करते हैं, हमारी क्रिएटिविटी है, तो हमारे पास आर्ट्स आ जाती है। अब इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ये किस तरह? बल्कि आप ये कह सकते हैं जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट एक लेवल पे साइंस होते हैं और आगे जाके वो आर्ट्स बन जाते हैं। जैसे हमने देखा आर्ट्स हमारी स्किल्स को डील करती है। जैसे जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स की बेसिस पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स हमारे पास साइंस हो गई थी। लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल यूजेज आया, जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन हो गई और उसकी वजह से महंगाई हो गई, अब ये किसी पॉलिसी मेकर की स्किल है, ये उसका फन है कि वो किस तरह एक ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाता है कि जिसकी वजह से महंगाई भी हो जाए और इन्फ्लेशन भी ना हो, महंगाई भी हो जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम भी ना हो, ये उसका आर्ट आ जाता है। तो इसी तरह जैसे एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट सर्जन है, वो जब वो सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो सर्जरी कर रहा होता है तो उस वक्त वो उसकी आर्ट्स आती है। बेसिकली तो उसने मेडिकल साइंस को पढ़ा है, लेकिन जब वो सर्जरी करेगा तो उस वक्त उसका आर्ट होता है, उसकी स्किल होती है कि कैसे वो इतनी बेहतरीन सर्जरी करता है कि मरीज बच भी जाए और कम से कम नुकसान हो। अब इकोनॉमिक लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। लॉ क्या होता है? लॉ बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार ऑब्जर्व करें और हर बार के ऑब्जर्वेशन पर वो सिमिलर बिहेवियर शो कर रही हो। जैसे हम न्यूटन लॉ को देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो ज़मीन की तरफ आती है। ये बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो ज़मीन की तरफ आ जाएगी। तो हर बार की ऑब्जर्वेशन पर ये सिमिलर बिहेवियर हमारे पास आता है, ये हमारे पास लॉ बन जाता है इस वजह से। इकोनॉमिक लॉ क्या होगा? उसी तरह जब आप एक चीज़ को कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हर बार के ऑब्जर्वेशन पर सिमिलर इकोनॉमिक बिहेवियर शो कर रही हो, क्योंकि इकोनॉमिक लॉ को पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास इकोनॉमिक लॉ आ जाएगा। अब इकोनॉमिक लॉ हमारे पास ड्राइव कहाँ से होता है? वो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास डिडक्टिव मेथड है और दूसरा हमारे पास इंडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड ये होता है कि जब हम किसी भी जनरल फिनोमेना से स्पेसिफिक फिनोमेना को पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस चीज़ को प्रूव करते हैं, वो हमारे पास डिडक्टिव मेथड हो जाएगा। जैसे एक जनरल फिनोमेना ये है कि बकरियां घास खाती हैं। हमने अब इस जनरल फिनोमेना को स्पेसिफिकली देखा, हम एक बाड़े पे गए, हमने देखा बकरियां क्या खा रही हैं, वहाँ घास खा रही थी। दूसरे पे गए, उधर भी घास खा रही थी। तीसरे पे गए, उधर भी घास खा रही थी। हमने 3 स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन करके देख ली और हर बार के ऑब्जर्वेशन पर हमारे जनरल फिनोमेना प्रूफ हो गया कि बकरियां घास खाती हैं। इसको हम नॉन फैक्ट भी कहते हैं जनरल फिनोमेना को, और स्पेसिफिक फिनोमेना को अननोन फैक्ट्स भी कहते हैं। किस तरह? जनरल फिनोमेना है कि बकरियां घास खाती हैं, ये हमें नॉन है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम जाके देखते हैं तो हो सकता है पहले बाड़े पे बकरी घास खा रही हो, दूसरे पे घास खा रही हो, तीसरे पे घास ना खा रही हो, वो बीमार हो शायद इस वजह से घास ना खा रही हो। तो स्पेसिफिकली हमें अननोन था कि ये वाली बकरी भी घास ही खा रही होगी या नहीं। तो ये जनरल फिनोमेना से स्पेसिफिक फिनोमेना या अननोन फैक्ट से नॉन फैक्ट की तरफ जब हम जाते हैं, चीज़ों को प्रूव करते हैं, हमारे पास डिडक्टिव मेथड आ जाता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एग्जैक्टली डिडक्टिव का ऑपोजिट होता है, जिसमें हम स्पेसिफिक फिनोमेना से जनरल फिनोमेना की तरफ मूव करते हैं। जैसे कोई आके हमसे पूछता है कि बकरी क्या खाती है, अब हम स्पेसिफिकली एक बाड़े पे जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं बकरी घास खा रही थी, दूसरे पे जाके देखते हैं उधर भी घास खा रही थी, तीसरे पे जाके देखते हैं उधर भी घास खा रही थी। तो वहाँ से हम जनरल फिनोमेना की तरफ चले गए कि जितनी बकरियाँ वो सारी घास खाती हैं। ठीक हो गया।
ये हम इसको अननोन फैक्ट से नॉन फैक्ट की तरफ भी जाना कह सकते हैं, यानी अननोन स्पेसिफिक, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है पहले दूसरे बड़े पे बकरी घास खा रही हो, तीसरे पे घास ना खा रही हो, ये हमें अननोन था क्योंकि वो बीमार हो सकती है इस वजह से घास ना खा रही हो। तो अननोन फैक्ट से हम नॉन फैक्ट की तरफ जाते हैं या जनरल से या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास इंडक्टिव मेथड आ जाता है। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं। उसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाती है, एक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स आ जाती है और दूसरी हमारे पास अप्लाइड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स क्या है कि जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के थ्रू इकोनॉमिक्स थेरीज तक जाते हैं, हमारे पास थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स आ जाती है। यानी हमने स्टडी किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, फिर हमने उस पर मेथड अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ से हम इकोनॉमिक थेरी पे पहुँच गए। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स आ गई, जिसमें इकोनॉमिक प्रिंसिपल आ जाते हैं, इकोनॉमिक लॉज आ जाते हैं, इकोनॉमिक थेरीज आ जाती हैं। ये सारी साइड जो है जो पढ़ने से रिलेटेड है वो हमारी थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स इस चीज़ को डिस्कस करती है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स सिर्फ ये है कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, इकोनॉमिक थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसको हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दें। जब भी हम थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को रियल इकोनॉमिक सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारे पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी आईकॉम इकोनॉमिक्स के अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।